जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी आर गुड। एंड आज फ्रेंड हम लोग देखने जा रहे हैं संपूर्ण एनसीईआरटी जो है पूरी तरीके से सामान्य ज्ञान जो है जीएस का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में देखेंगे आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये पार्ट वाइज आएगा, इसका 2 पार्ट बनाऊंगा मैं, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, एंड आप देख सकते हैं ये आपका यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया और साथ में बीपीएससी हो गया। किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। ये पूरी बुक ये कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना, अपना आई एस पी क्लासेस के चैनल पे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम, हाँ, तो ये आप देखेंगे प्राचीन इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से थे, उसके सोर्सेस कौन कौन से थे, ये देखना जरूरी है। तो आज सोर्सेस में हम लोग देखेंगे कि 3 शीर्षकों में रख दिया गया है प्राचीन इतिहास के स्रोतों को। जैसे एक पुरातात्विक स्रोत हो गया, एक साहित्यिक स्रोत, एक आपका विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। जैसे आपके चीन यात्री आए, आपके फ्रांसीस यात्री आए, ये सारे यात्री इन्होंने क्या विवरण दिया इतिहास के बारे में, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें आप देखेंगे भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत अध्ययन किया जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत जैसे आपके अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, मूर्तिकला हो गई और आपकी चित्रकला और अवशेष हो गए, जिसमें आप देखते हैं कि किसी भी राजा का पूरा विवरण इसी प्रकार के पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है वो आपका अभिलेख होता है। ठीक है, इसमें अभिलेख पत्थर, शिलाओं और स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं एवं मुद्राओं पर क्या है उत्कीर्ण किए गए होते हैं। ठीक है, और ये अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोला जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जिसमें आप देखेंगे प्राकृत भाषा में है। ठीक है, प्राकृत भाषा में है। और ये आप देखेंगे कि जो आपका मास्की है, गुर्जरा है, नेट्टूर है और उड़ेगोलम अभिलेख है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे पीवाईक्यू इस तरह के क्वेश्चन पूछा है कि अशोक का नाम किन किन अभिलेखों में उल्लेखित है, तो आप देखेंगे मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर है, उड़ेगोलम है। ठीक है, अशोक के अन्य अभिलेख में उसे देवताओं का प्रिय जैसे प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ठीक है, अशोक के अधिकार क्या है, अधिकतर आप अभिलेख ब्राह्मी लिपि में देख सकते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि है उसमें देख सकते हैं कि अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं। कुछ अभिलेख आप देखें खरोष्टी और अरमाइक लिपि में भी लिखी गई हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है ब्राह्मी। वहीं जो खरोष्टी लिपि होती है यह आपकी हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी आपकी दाएं से बाएं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले आप देखेंगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के विद्वान ने पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को। और आइए देख लेते हैं पुरातात्विक अभिलेख में, जैसे आपका हाथी गुम्फा जो अभिलेख हो गया उसके बारे में देख लेते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और उस समय कौन से शासक का नाम इसमें वर्णित है। ठीक है, जो आप देखें कलिंग राज खारवेल का अभिलेख, इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा भारतवर्ष का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप याद रखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभिलेख से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, जूनागढ़ आपका देखेंगे, गिरनार आपका जूनागढ़, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें आप देखेंगे रुद्रदामन का अभिलेख, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है। याद रखेंगे यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि सुदर्शन झील का भी वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में देखेंगे इसमें समुद्र गुप्त का यह अभिलेख है जो अशोक स्तंभ पर क्या है उत्कीर्ण है। ठीक है, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। और इस प्रशस्ति में देखेंगे समुद्रयान के विजय और नीतियों का पूरा विवेचना मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे ग्वालियर प्रशस्ति देख लेते हैं। इस अभिलेख में आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार शासक के विषय में जो विस्तृत सूचनाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं, किससे, आपके ग्वालियर, जी से गुर्जर, जी से ग्वालियर, याद करेंगे इस तरीके से। नासिक अभिलेख आपका गौतमी बलश्री। ठीक है,
नासिक अभिलेख में गौतमी पलसरी का उल्लेख मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख जो है आपका बंगाल शासक विजय सेन का उल्लेख मिलता है। आईहोल में आपका देखेंगे पुलकेशिन जो सेकंड थे वो उनका उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलता है इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, जो मंदसौर जो अभिलेख है आपका कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख और रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी और जूनागढ़ का अभिलेख आप देखेंगे स्कंदगुप्त हूणों पर विजय का विवरण होता है। जैसे आपका जो भीतरी और जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त के बारे में लिखा है, वर्णन किया गया है, और हूणों पर किस तरीके से उन्होंने विजय किया था इसके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख को देखेंगे जो हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करता है। ठीक है, और बालाघाट देखेंगे काले अभिलेख, बालाघाट और कार्ले अभिलेख आप देखेंगे सतवाहना की उपलब्धि को बताता है। वहीं भरहुत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। शुंग की जो उपलब्धियां थी, शुंगा डायनेस्टी की जो उपलब्धियां थी वो सारी उपलब्धियां भरहुत अभिलेख में प्राप्त होती हैं। एरड़ जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो भानुगुप्त का है, इसका उल्लेख भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे सती प्रथा जब होती थी तो उसका पहला साक्ष्य आपका एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और अयोध्या अभिलेख में देखेंगे शुंग की क्या है, शुंग शासन की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। ठीक है, भरहुत में भी और अयोध्या में भी दोनों में शुंग शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूमि अनुदान पत्र अधिकतर किसका, ये तांबे के चातुर का क्या है, उत्कीर्ण है। और यहाँ भी एक नोट दिया हुआ है कि एशिया माइनर में जो बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग आप देखेंगे 1400 ईसा पूर्व का जो संधि पत्र अभिलेख मिला है, और इसमें क्या है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य आदि वैदिक देवताओं का नाम भी उल्लेखित है। ठीक है, किसमें, एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे। सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सिक्का आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एक सोर्सेस के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा किंग ने क्या किया था, कौन कौन सी नीतियां चलाई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि सिक्का लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के से पंचमार्क यानी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्कों पर देखेंगे किसी प्रकार का लेख जो है उत्तीर्ण नहीं है, इस पर केवल चिन्ह ही उत्कीर्ण है। ठीक है, केवल ही चिन्ह ही बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस पर कोई लेख यानी कोई भी लिखावट नहीं है। सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों की श्रेणी और नगर निगम ने चालू किया था। ठीक है, शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण हो गए शासकों ने जो यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए। ठीक है, जो यूनानियों के अनुरूप सिक्कों को ये शक, पल्लव और कुषाण ने चलाए थे। भारत में जो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम यवन शासक ने चलाया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चांदी के जो प्राचीनतम सिक्के का जो को क्या बोलते थे, करशापड़ बोला जाता है, पूरण बोला जाता था, धरड़ बोला जाता था, शतमान आदि कहा जाता था। ठीक है, किसको, चांदी के प्राचीनतम सिक्के को। और सर्वप्रथम सिक्कों का जो लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, यवन के शासकों ने। सामान्यतः आप देखेंगे लगभग 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। ठीक है, और मालव, योधे आदि जो गटराज थे और पंचाल के जो मित्रवंशी शासक के विषय में हमें मुख्यतः सिक्कों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और सिक्के का जो अध्ययन देखेंगे हमें सम्राट के धर्म और उनके व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। ठीक है, कनिष्क के विषय में सिक्कों से ही पता चलता है। जैसे कनिष्क जो था उसके विषय में सिक्कों से ही पता चलता है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से। समुद्रगुप्त जो है आप देखेंगे, समुद्रगुप्त की जो मुद्राओं से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ ही देखेंगे उसके जो मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और इंडो सीरियन शासकों की इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। ठीक है, इंडो सीरियन और इंडो यूनानियन। ठीक है, सतवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र आपका उल्लेखित है। ठीक है, जलपोत बनाया गया है। ठीक है, किसके, सतवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो व्याघ्र शैली की जो मुद्राओं से उसके शकों पर क्या किया गया, विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मारक के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्मारक में देखेंगे स्मारक से प्राचीन काल से महल और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास की जानकारी मिलती है। वास्तुकला की जानकारी ये आप स्मारकों से देख सकते हैं। स्मारक के अंतर्गत क्या होंगे, प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आती हैं। और आप देखेंगे कि जो स्मारक है उससे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध यानी ज्ञान होता है। और स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में
सहायता मिलती है। और मंदिर निर्माण के 3 प्रमुख शैलियाँ थी, एक नागर, एक द्राविड़ और एक वेशर था, ठीक है। और उत्तर भारत में आप देखेंगे मंदिर को की जो शैली थी वो नागर स्टाइल थी, ठीक है, नागर शैली थी। और दक्षिण भारत में देखेंगे जो मंदिरों की शैली थी वो द्रविड़ कहलाती थी। और दोनों को मिलाकर दक्षिण पथ के वे मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ का प्रयोग होता है उसे वेशार शैली कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, भारत के बाहर आप देखेंगे हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक में मिलते हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से जब देखेंगे तो जावा का क्या है, बोरोबुदुर ये आपका स्तूप है। और कंबोडिया का ये जावा का है। और कंबोडिया क्या है, अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। और आप देखें कुषाण, गुप्त और गुप्त उत्तर काल में देखेंगे जो निर्मित मूर्तियों से जन साधारण की धार्मिक सामाजिक आस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण कालीन जो मूर्तियों में देखेंगे यूनानी प्रभाव क्या थी, परिलक्षित होता है, जबकि गुप्त कालीन मूर्तियों में देखेंगे स्वाभाविकता ये परिलक्षित होती है, ठीक है। और सांची, बरहूट, अमरावती की जो मूर्ति कला में आप देखेंगे जन सामान्य से जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अब देखेंगे अजंता के चित्रों में हमें देखने को मिलता है मनोभाव की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसी चित्रों के मनोभावों का शाश्वत चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं, अवशेष के बारे में देख लेते हैं। अवशेष में देखेंगे कि प्राचीन जो बस्तियों में उत्खनन से जो विशेष अवशेष जो मिले हैं उसमें आप देखेंगे प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास का प्रकाश पड़ता है। और पाकिस्तान के सोहन नदी, कौन सी, सोहन नदी की घाटी में आप देखेंगे जो पूरा पाषाण युग से मिले पत्थर, जो भी पूरा पाषाण से जो मिला है आपको पत्थर के खुरदरे औजार के अनुमान लगाया गया है। और वहीं आप देखेंगे भारत में लगभग 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व आपका मानव यहाँ पे रहता था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें आगे क्या कहता है कि 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व मानव कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और पत्थर के जो चिकने औजार बनाना सीख गया था, ठीक है। कब, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। ये आप देखेंगे कि गंगा यमुना दोआब से गिरवे, काले, लाल चित्रित भूरे अमृत भांड प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो में आप देखेंगे 500 से अधिक मोहरें मिली थी और उसी के आधार पर हड़प्पा की संस्कृति के निवासियों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। बसाठ जो है आपका प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी, याद रखेंगे 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी, जिसमें 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी का पता चलता है। कौशाम्बी देखेंगे, कौशाम्बी पुरास्थल की खुदाई से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार मिला है, ठीक है। कहाँ से, कौशाम्बी के पुरास्थल से, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें अतिरंजिखेड़ा के उत्खनन से पता चलता है कि देश में जो लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत में जो अरिकामेडु नामक पुरास्थल की खुदाई से आप देखेंगे रोमन के सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं। इन अवशेषों से विदित होता है, इन अवशेषों से ये पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियाँ में रोम दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जो साहित्यिक जो स्रोत थे, यहाँ पे आपका धार्मिक साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, विदेश यात्रियों का विवरण हो गया, ठीक है। जैसे चीन कोई यात्री आया है तो उन लोगों ने किस तरीके का यहाँ पे चीज़ें देखी हैं और उसके हिसाब से हिस्ट्री आप देख सकते हैं डिसेफर होती है, ठीक है। जो धार्मिक साहित्य जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ है, जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं, उससे पता लगता है साहित्यिक स्रोत का। लौकिक साहित्य में जैसे जीवनियाँ हो गई, कल्पना प्रधान हो गया और गल्प साहित्य, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है। वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ है। वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसका जो संकलनकर्ता जो है महर्षि कौन है, वेद व्यास जी हैं, ठीक है। वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बोला जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ है आपका ज्ञान, ठीक है। भारतीय परंपराओं में देखेंगे वेद के नित्य और अपौरुषेय माना गया है। वेद को नित्य और अपौरुषेय माना गया है। 4 वेद आपके हैं, ठीक है। 4 वेद में जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद हो गया। ये चारों वेद को क्या बोला जाता है, संहिता बोला जाता है।
ऋग्वेद जिसमें आप देखें सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें आप ऋग का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेदिक जो भारतों का अधिवास क्षेत्र सरस्वती और यमुना नदी के बीच का प्रदेश था। ठीक है, आगे हम जब देखेंगे यजुर्वेद के बारे में क्या पता लगता है। यजुर्वेद, यजुस शब्द का अर्थ यज्ञ या बलिदान से है। ठीक है, इस संहिता की रचना गद्य और पद्य शैली में की गई है। गद्य और पद्य शैली में की गई है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, इसके भी 2 भाग हैं। एक आपका भाग हो जाता है कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में देखेंगे गद्य और पद्य दोनों शैली में है, लेकिन वहीं आप जब देखेंगे और शुक्ल यजुर्वेद आपका केवल किस में है, पद्य शैली में है। ये याद रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताओं का जो आप देखेंगे वाजसनेय भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की जो भी संहिताएं हैं उसको वाजसनेय कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। ठीक है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, एंड आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी जो भी मंत्र का संग्रह इसमें सामवेद में करता है। ठीक है, सामवेद में कुल 1875 आपके क्या है, ऋचाएँ हैं। इस वेद को भारतीय संगीत जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, सामवेद को। ठीक है, सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में देख लेते हैं। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था, और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसमें लगभग आप देखेंगे कुल 20 अध्याय हैं, और 20 अध्याय के साथ इसमें 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र है। ये याद रखेंगे। एक्चुअली ये चीज़ें आप देखेंगे स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछ देते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो गया, चाहे वो आपका बिहार पीसीएस हो गया। ठीक है, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वासों एवं अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। किसको, अथर्ववेद को। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना आपको अथर्ववेद से ही मिलती है। और आप देखेंगे अंग, मगध, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद का सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे हम जब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इस ग्रंथ में देखेंगे ये एक वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए एक गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, ये गद्य में लिखे गए हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञिक विधि विधान के प्रतिपादन के उद्देश्य से किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे गंधार, शल्क, कैकेय, कुरु और पांचाल, कौशल, विदे आदि राजाओं का भी उल्लेख आपको प्राप्त होता है। और यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में देखेंगे पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पहली बार जो उल्लेख आपको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और अरण्यक जो आपका ग्रंथ है मुख्यतः ये क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है। याद रखेंगे दार्शनिक ग्रंथ है, और इसकी रचना अरण्य अर्थात जंगलों में की गई थी। ठीक है, अरण्य मतलब जंगल होता भी है। ठीक है, और आइए देख लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, और उपनिषदों का को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद दार्शनिक एक ग्रंथ है जिसका आप देखेंगे ध्येय ज्ञान की खोज करना है। ज्ञान की खोज करना इसका पूरा मकसद है। ठीक है, और उपनिषद में देखेंगे कुल 108 क्या है, संख्या है, और 12 आप देखेंगे उपनिषद हैं। ठीक है, 12 उपनिषद हैं जो आप देख सकते हैं कि विशेष महत्व प्राप्त है। और श्वेताश्वत जो उपनिषद में आप देखें मोक्ष और भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा आपका मोक्ष और भक्ति शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है। क्वेश्चन में दे देगा आपका श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, और साथ में अरण्यक दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स याद रखें। ठीक है, वेदांग और सूत्र के बारे में देख लेते हैं। वेदांग और सूत्र में जब हम देखते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, और ये आप देखेंगे एक शिक्षा है, शिक्षा जैसे शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, एक ज्योतिष है, एक कल्प है जैसे कर्मकांडीय विधि, निरुक्त है जो शब्दों की आप क्या कर सकते हैं, व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और ज्योतिष और छंद है। ये आपके क्या है, 6 आपके वेदांग है। ये याद रखिएगा, 6 वेदांग का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है सूत्र साहित्य और प्रणयन। वैदिक साहित्य को आपके क्या बोला, अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। और ऐसे सूत्र जिसमें विधि नियम का जो प्रतिपादन किया गया है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग होते हैं। एक आपका स्रोत सूत्र होता है,
एक आपका गृह सूत्र, एक आपका धर्म सूत्र होता है। और स्रोत सूत्र में आप देखेंगे यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। वहीं गृह सूत्र में मनुष्यों के लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना है। और धर्म सूत्र में आपका धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना है। सूत्रों में आप जब देखेंगे तो गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, इसको गौतम धर्म सूत्र को। आइए पुराण और धर्म शास्त्र और कुछ उसकी स्मृतियाँ देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण आपको हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता आप देखेंगे लोमहर्ष अथवा उनके उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। ठीक है, और इसकी रचना आप देखेंगे तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे कब हुई थी, तीसरी और चौथी। ये स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए सेकंड दे दिया और थर्ड दे दिया, नहीं तो फिफ्थ और सिक्स दे दिया। तो इस तरह क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आप करेंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि पार्जिटर नामक विद्वान ने इसके ऐतिहासिक महत्व का और ध्यान आकृष्ट कराया और अमरकोश के पुराणों के 5 विषय बतलाए गए, जिसमें आप देखेंगे सर्ग अथवा जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अथवा प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश अथवा ऋषियों और देवताओं की वंशावली, और मन्वंतर आपका क्या हो जाता है, महायुग हो जाता है, और आपका वंशानुचरित हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे प्राचीन राजकुलों का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन राजकुल के जो इतिहास थे वो सारा आपका वंशानुचरित में लिखित है। पुराण आपकी संख्या 18, ये सबको पता होगा, जिसमें आप देखें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, मत्स्य पुराण आप देखेंगे सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है, मत्स्य पुराण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपको ऋग्वेद आपका सबसे पुराना और प्राचीन माना जाता है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आप देखेंगे किससे है, आंध्र के सातवाहन से है। और वायु का किससे है, गुप्त से है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि जो वायु होती है वो क्या होती है, गुप्त होती है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, एक तरफ आपका विष्णु पुराण दे देगा, दूसरा आपका मत्स्य, तीसरा आपका दे देगा वायु पुराण, और उसके सामने सामने लिख देगा, पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और मत्स्य पुराण को याद करने के लिए क्या आप याद करेंगे, जैसे मत्स्य पुराण में आपका जो आधा त है वो दूसरे अक्षर पे आता है, उसी तरीके से सातवाहन आपका त जो है दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन इसी तरीके से आपको चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से प्रीलिम्स में एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, एक बार बस आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें रखनी है। और एक तो विष्णु है तो उसको आप जाने जाएंगे, विष्णु मौर्य हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी दो का मैंने बता दिया कि वायु गुप्त रूप से बहती है, इसलिए गुप्त वंश का उल्लेख है। पुराण सरल और व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं। पुराण जो भी हैं सरल और व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं, और वैदिक साहित्य के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की गई है। ठीक है, जिसमें आपका रामायण है और महाभारत है। रामायण का जो रचना है 500 से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी, जबकि महाभारत है आपका 400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, वहीं आप देखिए महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में कितने हैं, 1 लाख श्लोक हैं, जिसका कारण इसे सहस्त्र संहिता बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और आप देखेंगे धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल 500 से 200 ईसा पूर्व माना गया है, और आप देखेंगे कालांतर में आप देखेंगे इन्हें धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। धर्मसूत्र की रचना गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों की रचना आपका पद्य में हो। ये आप ध्यान रखिए, धर्मसूत्र का रचना ये आपका गद्य में हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे स्मृति ग्रंथों की रचना आपकी पद्य में हुई है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज करके दे सकता है। ठीक है, सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, और इसकी रचना आप देखेंगे 200 से 200 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। ठीक है, मनुस्मृति। ठीक है, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियाँ गुप्तकालीन है। इनमें गुप्तकालीन काल के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। और आप देखें मनुस्मृति के प्रमुख जो टीकाकार भरूची और मेघातिथि आपका गोविंद राज और कुल्लुक भट्ट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा।
और याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख जो टीकाकार हैं वो विश्वरूप हैं, और आपका विज्ञानेश्वर हैं और अपरार्क हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्मृति टीकाओं में हमें हिंदू समाज के विभिन्न पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब बौद्ध देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, बौद्ध और जैन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपका पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका PYQ भी दिया हुआ है, लास्ट में PYQ दिया है, उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, PYQ जो भी आपके आए हैं, हाल ही कोई भी एग्जाम हुआ हो तो उससे रिलेटेड अगर कुछ आता है, बाकी मैं तो बताते जाऊँगा जो भी आपका PYQ आया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिकॉज हमारे पास है चीज़ों को, मैंने PYQ को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खैर, आगे लेक्चर पे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है, और इसके नाम सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक है। ठीक है, और सूत पिटक को बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, सूत पिटक को। जातक ग्रंथों में आप देखेंगे बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। किसमें? जातक। और सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से भी भारत के प्राचीन इतिहास का प्रकाश पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, कम कर देता हूँ मैं, देखते हैं कैसा आता है फिर। हाँ, जैन संबंधी जो है आप देख सकते हैं। जैन की जो साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। ठीक है, 12 अंग हैं। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपका कल्पसूत्र और लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, और इसकी रचना भद्रबहु ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। जैन ग्रंथ की रचना आप देखेंगे प्राकृत भाषा में हुई है, और भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, तथा उपासक दशाओं में आप देखेंगे उपासकों के जीवन संबंधित नियम दिए गए हैं। वहीं हम जब देखेंगे जैन साहित्य से जो तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक धार्मिक दशा का पर्याप्त प्रकाश मिलता है। ठीक है, आइए इसमें आप देख लेते हैं लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य क्या होता है? इसके अंदर कर देखेंगे ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक रचनाओं में आप देखेंगे सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र का किया जा सकता है, और अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना गया है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास राजनीतिक ज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, कौटिल्य कृत की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य कृत का जो अर्थशास्त्र है उस पर आप देखेंगे कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा है। ठीक है, किसने? कामंदक ने। इसमें विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसको भी देख लेते हैं। जैसे यूरोपियन आए, रोमन आए, चीनी लेखक आए, अरब वाले आए लेखक, उन लोगों ने किस तरीके का जो हिस्ट्री है बताया है भारत के बारे में, उसको भी देखेंगे। जैसे यूनान और रोम के लेखक में सबसे प्राचीन कौन है? हेरोडोटस हैं और टीसीएस हैं। ठीक है, टीसीएस का वृत्तांत है, याद रखिएगा। और जो टीसीएस ईरान का जो क्या है? राजवैद्य था। ठीक है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। और आप देखेंगे उसने अपनी पुस्तक जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। किसका? भारत और फारस के संबंधों का वर्णन ये कौन किया है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने अपनी जो बुक है हिस्टोरिका, ये आपका PYQ भी आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, तो उसमें मिलता है। ठीक है, आगे हम जब देखते हैं कि सिकंदर के जो समकालीन लेखक जो आप कौन है? निरियाकस, और आप देखेंगे आनेसिक्रेटस। ठीक है, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस के विवरण क्या है? अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। ठीक है, सिकंदर के पश्चात आप देखेंगे 3 यूनानी राजपूत जैसे मेगास्थीन हो गए, डाइमेकस हो गए और डायनोसियस हो गए, ये पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आए थे। ये कौन कौन आए थे? याद रखिएगा। ठीक है, एक आपके हो गए मेगास्थीन हो गए, ये सेकंड नंबर के हो गए आपके डाइमेकस हो गए, और आपके थर्ड नंबर के डायनोसियस हो गए। ठीक है, और इंडिका नामक जो पुस्तक में देखेंगे मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? इंडिका। ठीक है, टोलमी ने 2री शताब्दी में ही भारत का भूगोल लिखा था। ठीक है, टोलमी किसने लिखा था? टोलमी ने। ठीक है, अब प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में ही नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। कौन? प्लिनी। प्लिनी क्या लिखी थी? प्लिनी ने ये नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ठीक है, और टोलमी ने और भारत के भूगोल। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो देखेंगे जब उसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा तो इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है उसी से। और आपका एक बुक है, आपका क्या नाम है उसका? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, ये नामक पुस्तक ले
पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी कोई नहीं है। और ये आप देखेंगे 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी इसमें इस बुक में दी गई है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं इस लेक्चर में। आप देखेंगे जो एक पोर्शन है रिसोर्स, जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस में आपका देखेंगे क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। PYQ जब आप देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जैसे चीनी हो गए, चीनी लेखक हो गए, और आपके अरब के हो गए लेखक, ठीक है, अरब के लेखक हो गए, ये सारे लेखक, यूनान के हो गए, ये सारे लेखक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चीनी लेखक आप देखेंगे बौद्ध मतानुयायी थे, ठीक है, तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे, ठीक है, चीनी लेखक। और चीनी बौद्ध यात्री आप देखेंगे यिन तू, क्या नाम है, यिन तू के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। चीनी बौद्ध यात्री भारत को, यानी भारत को क्या पुकारते थे, यिन तू, याद रखिएगा यिन तू। और हिंद सांग ने आप देखेंगे 7वीं शताब्दी में, याद रखिए 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके, हर्षवर्धन में, ठीक है। H से आपका हो गया, ठीक है, H से हिंदसांग और H से आपका हर्षवर्धन, ठीक है। भारत में आया था और 16 वर्ष तक भारत में रहा, कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक, और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर आपका शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है, जो आपके बिहार में, ठीक है। हिंदसांग का यात्रा वृत्तांत क्या नाम है उसका, CUकी नाम से जाना जाता है, किसका, हिंदसांग का, जिसमें 138 देशों का यात्रा विवरण मिलता है। इत्सिंग जो था आप देखें, इत्सिंग 7वां, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आ गया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं भारतीय वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा, किसने, इत्सिंग ने, याद रखें। ये सारे चीन वाले हैं, ठीक है, ठीक है, चीन वाले हैं। और मातवान लिंग जो है का विवरण हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिलती है। और यहाँ पे जब देखेंगे तथा चाओजुकुआ चोलों के संदर्भ में सूचना देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके, चोलों के संदर्भ में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। जो इतिहास के वर्गीकरण मुख्यतः क्या है, प्रागैतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक का क्या मतलब हो जाता है, इसका तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित प्रमाण ही नहीं है, ठीक है, लिखित कोई प्रमाण उपलब्ध ही नहीं। प्रागैतिहासिक कौन सा काल हो जाता है, इस काल के अनुसार सुविधानुसार 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल, ये आपके 3 काल हैं। जिसमें हम जब देखेंगे तो पाषाण काल जो होता है आपका, ये आपका स्टार्ट होता है पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, याद रखेंगे 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व है, ठीक है, पूरा पाषाण काल। नव पाषाण और मध्य पाषाण काल क्या है, ठीक है, मध्य पाषाण क्या है, सॉरी ये 10,000 है, सॉरी अभी मिस्टेक कैसे ही हो जा रही है, आपका 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। वहीं 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व आपका क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल आपका क्या हो जाएगा, 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, 2,500 ईसा पूर्व, ठीक है, नव पाषाण काल, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल आप देखेंगे, इसमें फिर भी इसको बांटा गया है, जैसे निम्न पाषाण काल आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये याद रखिएगा, एक क्रोनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आप देखेंगे हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में, इसमें जब देखा जाएगा तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में, याद रखिए 1863 में पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया, और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। कहाँ पर, पल्लवरम आपका ये नामक स्थान है मद्रास में, जहाँ पे इसने रॉबर्ट फूट ने पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। आधुनिक मानव का विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ था, उसे क्या बोला जाता था, होमोसेपियंस, यानी प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता था, ठीक है। पूरा पाषाण काल युगीन आप देखेंगे मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था और आखेट था, ठीक है, शिकार, बेसिकली शिकार पे ही डिपेंड रहते थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल आप देखेंगे चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त होता है, ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं की खोज कौन किया था, B.S. वाकांकर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा B.S. वाकांकर के द्वारा 1957 में की गई थी, ठीक है।
भीमबेटका के जो शैलश्रेय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन जो चिन्ह है उसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में आप देखेंगे हस्त कुठार जो हैंड एक्स बोला जाता था, विदारडी जो क्लीवर और खंडक और गड़ासा प्रमुख थे। ठीक है, ये उपकरण थे जिससे शिकार करते थे। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण युग की फलक संस्कृति के से नाम से जाना जाता था। इसको मध्य पूरा पाषाण काल। वेदनी, छेदनी, आप देखेंगे खुरचनी मध्य पूरा पाषाण युग के कारण उपकरण थे। ठीक है, सोहन जो वैली थी, सोहन घाटी के क्षेत्र से चापार, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। और आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में सबसे पहले सर्वप्रथम भारत के मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। ठीक है, इसमें जब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल के उपकरण के खोज सर्वप्रथम आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया। ठीक है, शैल चित्रों से मध्य पाषाण काल के मानव जो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नहर राय मंदहा से प्राप्त होता है। और मध्य पाषाण जो कालीन जो युग था उसमें वन्य धान का प्रमाण चोपनी मांडू जो अपने प्रयागराज से प्राप्त होता है। और होमो इरेक्टस नामक की जो खोपड़ी है हथनौरा, ये आपका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक जो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक कहा जाता है। माइक्रोलिथिक जो उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता रही हैं। मध्य पाषाण काल की जो स्थल है जो आदमगढ़ होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में, वागौर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन की जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई। ठीक है, ये कहाँ से मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से, आदमगढ़ हैं और एक आपका बागौर है। ठीक है, आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है, बागौर आपका राजस्थान। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान। अब भारत के जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य आप देखेंगे लाहुरा देव 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर के तत्पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और HP लेमसूरिये, ठीक है, HP लेमसूरिये ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से की। कोल्डीवा जो प्रयागराज से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ में कई बार आ चुका है स्टेट पीसीएस में, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो गया चाहे वो आपका बिहार पीसीएस हो गया। ठीक है, बुर्ज होम आप देखेंगे पाषाण स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस आप देखें GS 2011 बता रहा है, बट कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चिरांद है सारण जिला बिहार में नवपाषाणी स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सिंगों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो संगन कल्लू, पीक लिहक और उतनूर नवपाषाणी पुरा स्थल के राख के टीले साक्ष्य प्राप्त हुए। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का उत्पादन प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे। नवपाषाणी उपकरण बसूली, छेनी, छेद वाला, गोल पत्थर आदि ये सारे थे। ठीक है, बुर्ज होम जो है आपका जम्मू कश्मीर से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसको क्या बोलते हैं हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं आप जब देखेंगे मगहड़ा, ठीक है, मगहड़ा में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त होता है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है कौन कौन से, स्थिर ग्राम जीवन का विकास, कृषि विकास, कुम्भकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री के बाद पैरेलली आप देखेंगे बायोलॉजी जो भी साइंस है आपका सारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बुक से बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल ट्राई टू कंप्लीट, ओके, बिफोर 15 डेज, 15 दिन आपके एग्जाम के पहले मैं ये बुक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जिसे आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे और साथ में मैं उसका मैराथन कर दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आपका आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल लेखन कला का विकास हो चुका था और किंतु इस काल की जो लिपियाँ थी अपढ़ी थी, यानी पढ़ी नहीं गई थी। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारी केवल आप देखेंगे पुरातात्विक अनुसंधान पर निर्भर है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो आदि ऐतिहासिक काल की मानी जाती है, जो गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है।
ताम्र जो पाषाण काल है उसको देख लेते हैं। मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग किया। ठीक है, तांबे के साथ, ठीक है, तांबे के साथ जो पत्थर थे, पत्थर के उपकरण भी यूज करने लगे। ठीक है, मनुष्य। और इसमें आप देखेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति को चैल्कोलिथिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, कैल्कोलिथिक, ठीक है, कैल्कोलिथिक, इंग्लिश में इसको चैल्कोलिथिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी संस्कृति भी कहा जाता है किसको, ताम्र पाषाणिक काल को। ठीक है, और भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति कृषि, ठीक है, देखेंगे कृषि एवं ग्राम जीवन पर आधारित थी। भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए। ठीक है, प्रमुख जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी उसमें आप देख लेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आहार आपका क्या हो जाता है, आहार आपका 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथ आपका देखेंगे 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा आप देखेंगे संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और जारवेक जो कल्चर था आपका ये आपका 1400 ईसा पूर्व से 700। तो इसके लिए आप ये की KMG, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी कभी लगाने के लिए आ गया तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं आहार आपका बालाथल, बागौर और उजियाना गिलुंड ताम्र पाड़िक स्थल राजस्थान से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा। ये सारे नाम जैसे उजियाना है और गिलुंड है ये आपको थोड़ा सा भूलने के चांसेस, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, और आहार ताम्र पाषाणिक स्थल ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। जॉर्वे जो ताम्र पाषाणिक स्थल है उसमें आप देखेंगे दाइमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और ताम्र पाषाणिक जो स्थल दाइमाबाद से तांबे के रथ प्राप्त हुए। तांबे के रथ आपका दाइमाबाद से प्राप्त हुए। दाइमाबाद ताम्र पाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, दाइमाबाद से। जो वृत्ताकार जो आप देखेंगे गर्त गृह प्राप्ति जो आपका इमाम बाव आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र प्राप्त हुई है। इसमें आप देखेंगे पुरातात्विक MS धवलीकर और HD संकालिया ने इमाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। कौन कौन याद रखेंगे, MS धवलीकर और HD संकालिया। ठीक है, इमाम गांव ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण ये कहाँ से मिले, इमाम गांव से मिले हैं। ठीक है, इमाम गांव से याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं आपके, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। बुनगेरिया, अगर आप ये दोस्तों अगर ये इस बुक को पढ़ लेते हैं ना, इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 70% काम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो निश्चित रहिए। और साथ में आपका क्या कर लेंगे, PYQ कर लेंगे। PYQ के साथ आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है। ठीक है, ये रुक ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे इसमें बुल्गारिया मध्य प्रदेश ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति होती है। कायथ जो है मध्य प्रदेश में, याद रखें कायथा जो है मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक स्थल की खोज VS आपके वाकणकर ने की थी। ठीक है, वाकणकर ने की थी। और यहाँ की जो मृद भांड पर आप देखेंगे प्राक जो हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन जिसे कहा जाता है, प्राक हड़प्पन और हड़प्पन उत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखता है। ठीक है, महाराष्ट्र के मृतक को जो अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था, घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था, ये महाराष्ट्र के मृतक के अस्थि कलश में रखकर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, गंगा घाटी के में स्थित जो नरहड़, ठीक है, गंगा घाटी में स्थित जो नरहड़ जो आपकी संस्कृति है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं आपका, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी आप PYQ देखेंगे आपका मोस्टली क्वेश्चन आपके इससे मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, आइए बहुत ही ब्रॉड लेवल पर इसको देखेंगे सिंधु सभ्यता को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एंड इफ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन आल्सो यू कैन ज्वाइन इट, एंड यू विल सी कि बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, बिकॉज टू द पॉइंट वाले कंटेंट है जो दैट इज़ आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी है चीज़ें आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी। ठीक है, इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं लेक्चर पे। सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और काश्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन डेटिंग जब हुआ था C14 का यूज़ किया जाता है, कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। उसमें आप देखेंगे विश्लेषित जो सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि
2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखना, 2300 से 1700 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता का आकार है वो आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, उत्तर में आप देखेंगे सिंधु घाटी के उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर में आपका मांडा हो जाता है जो कि आपका चेनाब नदी पर है उत्तर में। दक्षिण में आपका दाइमाबाद है, दक्षिण दाइमा याद रखिएगा। इसी तरीके से दक्षिण दाइमा महाराष्ट्र में, गोदावरी, ठीक है, याद रखेंगे गोदावरी। दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे गोदावरी रिवर पे। पूर्व में देखेंगे आलमगीरपुर है जो कि आपका मेरठ में उत्तर प्रदेश में। कौन, हिंडन नदी पे। ठीक है, हिंडन नदी पे आपका आलमगीरपुर है मेरठ वाला। वहीं पश्चिम में देखेंगे सुत्ता डेंगडोर है आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कौन सी रिवर, दास्क रिवर पे। ठीक है, दास्क रिवर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ये आते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू जब भी देखिएगा ना आएगा क्वेश्चन। क्यों मैं बार बार पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू किस किस चीज़ों से पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। एंड इसमें अब देखते हैं 1826 वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा स्थित विशाल टीले की जानकारी दी थी। और इस नोट में बताया गया कि भारतीय या पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ने के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दायर राम साहनी ने पंजाब के पाकिस्तान के तत्कालीन माटंगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों का क्या किया, पुनर्वेक्षण किया। ठीक है, खोज की। और वर्ष 1922 में जो रखलदास बनर्जी जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदाड़ो की टीलों का पता लगाया। मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा, रखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति क्या थी, नगरीय थी। सिंधु सभ्यता से पूर्व परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ और आपके धौलावीरा है। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पुरास्थल की खोज गुजरात से की गई, गुजरात से। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के स्थल कुछ देख लेते हैं और उसमें देखेंगे कौन उसके उत्खनन वर्ष हैं और कौन उत्खनन करता है और किस देश में वो आपका स्थित है। जैसे आप देखेंगे शतुरगढ़ी जो है ये आप देखेंगे अफगानिस्तान में है। ठीक है, सुत्का डेंगोर आप देखेंगे 1927 में आरएल स्टीन बलूचिस्तान में आपका स्थित है। आप देखेंगे सुत्का कोह आपका क्या है 1962 में है, GF डेल्स बलूचिस्तान में आपका स्थित है। नेक्स्ट है आपका डाबरकोट 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके बलूचिस्तान में आपका स्थित है। ये नवसारो ये आप देखेंगे ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कोट दिजी आपका 1953 फजल अहमद खां है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंध पाकिस्तान में है। मोस्टली आप देखेंगे पाकिस्तान में ही है, सिंध पाकिस्तान में ही है। जो अली मुराद जो है NG मजूमदार के द्वारा सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो आप देखेंगे 1922 में। जो आप देखेंगे दोस्तों जो भारत में स्थित है ना वो याद रखिएगा कौन से स्टेट में है। बाकी सारे तो आप देखेंगे मोस्टली आपके बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान यही सारी जगह पे मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो 1922 रखलदास बनर्जी सिंध प्रांत में है। ठीक है, चांद हुदरो ये आप देखेंगे 1931 ननी गोपाल मजूमदार हैं। और डाबरकोट 1935 में जॉन हेनरी मैके हैं, बलूचिस्तान में ये पाया जाता है। ठीक है, बालाकोट देखेंगे, बालाकोट 1979 में आप देखेंगे GF डेल्स सिंध में। अल्लाह दहीन नो आप देखेंगे 1982 में फेयर सर्विस ये आपका कराची में। मांडा जो है 1982 में JP जोशी के द्वारा, याद रखिए मांडा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, पंजाब ये आपके पाकिस्तान में है। रोपड़ आप देखेंगे पंजाब में है ये। ठीक है, 1953 से 56 के आसपास जगदत्त शर्मा जी ने किया था। और जो बांडा था वो भी आपका 1956 में जगदत्त शर्मा जी ने खोज किया था। ये भी आपका पंजाब में, दोनों आपका पंजाब में और दोनों जगदत्त शर्मा जी के द्वारा खोजा गया था। एक 53 में, एक 56 में, याद रखिएगा। राखीगढ़ है जो आपका 1969 में, सूरजभान ये हरियाणा में। जो कुणान है आपका, क्योंकि ये सारे पूछ चुके हैं PYQ, आप देखें रोपड़ हो गया, मांडा हो गया, राखीगढ़ हो गया, ठीक है, सुत्का डोर हो गया, ये सारे पूछ चुके हैं। तो आप पूछने के बारे जानते हैं क्या हो जाता है। जैसे आपका कुनान हो गया, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा बट इसमें मेंशन किया गया है। तो यही आप देख सकते हैं कौन कौन सा पोर्शन है
जहाँ से आयोग आपका क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। कुनाड़ आपका देखेंगे 1974 जेपी जोशी हरियाणा आपका। बनावली आपका 1973 रविंद्र सिंह बिस्ट आपके हरियाणा के। बालू आप देखेंगे 1974 आपके 79 में उदयवीर सिंह आपके कहाँ हरियाणा में, ठीक है। और आप देखेंगे नीता थल 1968 आपका सूरजभान आपका हरियाणा। कालीबंगा 1961 आपका ब्रजवासी लाल बालाकृष्ण थापड़ ये आपके राजस्थान, ठीक है। आलमगीरपुर 1958 जो मेरठ में स्थित है यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। अभी मैंने बताया यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा कौन, बांडा रोपड़ और बांडा ये दोनों यज्ञदत्त, और ये आप देखेंगे आलमगीरपुर 1958 में ये आप देखेंगे यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया है। हुलास जो है 1978 के एन दीक्षित सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मांडी में देखेंगे मांडी आपका क्या मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर आपका 1931 में देखेंगे माधव स्वरूप वत्स हैं अहमदाबाद में गुजरात। धौलावीरा जब देखेंगे 1990-91 के आसपास रविंद्र सिंह बिस्ट जी हैं जो कि गुजरात में है। और सुरकोटेदा ये आपका 1964 जगपति जोशी गुजरात में। लोथल आपका 1957-58 SR राव आपके गुजरात में, ठीक है, याद रखें। इसमें जब हम देखेंगे जो पादरी है आपका गुजरात में है। रोजिदी आपका 1982 आसपास ये आपका गुजरात में है। मालवड़ जो है आपका 1967 जेपी जोशी गुजरात। कुंतासी आपका MK धवलीकर और आपका MR रावल और YM चितलवाल है, ये गुजरात में स्थित है। जो आप देखेंगे देसलपुर, ठीक है, देसलपुर आपका गुजरात में 1964 के 64 में KV सौंदरराजन। दाइमाबाद 1974 में आप देखेंगे श्री रंगनाथ राव और SA साली हैं, महाराष्ट्र में है आपका दाइमाबाद। भगवानपुर आपका ये कौन जेपी जोशी 1975 में हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदाड़ो के बारे में देख लेते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ा कौन है, तो प्रमुख नगर में यही है आपका, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से ही कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के प्राप्त जो अन्नागार, याद रखेंगे अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अस्नागार के केंद्रीय प्रांगण में जलाशय है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जलाशय लगभग 11.89 मीटर लंबा, वहीं आपका देखेंगे 7.01 मीटर चौड़ा, वहीं आपका कितना 2.44 मीटर आपका गहरा है। क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन भी पूछ जाएगा, जब तक बनाना होगा ना, ये आपका फैक्ट यहीं पे चेंज कर सकता है, तो ये भी याद रखिए। क्योंकि आयोग देख रहे हैं ना, इस तरीके क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत पूछ रहा है, एकदम डायरेक्ट एग्जैक्ट, जैसे बजट में पूछता है ना, डायरेक्ट एग्जैक्ट बजट का एलोकेशन पूछ देता है, किस क्षेत्र में आपको कितने का बजट का प्रावधान दिया गया, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के जो वृत्त स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी है, ठीक है। वृहद स्नानागार में आप देखेंगे प्राकृतिक चारकोल के परत चढ़ाए एक आपका जल रोधी बनाया गया है, ठीक है। अगला है इसमें पुरास्थल में, इस पुरास्थल में नर्तकी एवं कांस्य मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक आपकी मुद्रा के ऊपर पद्यासन की मुद्रा में कौन विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में। इस स्थल से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र, ये योगी वाला जो है ना, ये मैं खुद ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि सारी चीज़ें आप जानते होंगे, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं ना, जो कुछ बुक्स में अलग होते हैं, क्योंकि सारा फैक्ट तो एक जगह आ नहीं सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इस स्थल में प्राप्त जो पद्मासन के चित्र देखेंगे, चारों ओर हाथी, भैंसा, गेंडा, चीता के चित्र प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील मुद्रा के 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिलती है, जिसे जॉन मार्शल ने रुद्र शिवा कहा है, ठीक है। कांचिली मिट्टी की जो गिलहरी मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो ने अनेकों घरों में व्यक्तिगत कुएं के साक्ष्य प्राप्त हैं और सिंध स्थल के कांस्य से निर्मित भैंस और बकरी की प्रतिमा भी मिलती है, ठीक है। वहीं जब हड़प्पा के बारे में देखें, हड़प्पा में से यह एक विशाल अन्नागार साक्ष्य प्राप्त मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है। यह स्थल से ही श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसी स्थल से ही। नेक्स्ट है आपका, इस पूरा स्थल से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक युवा का खंडित धड़ मिला है और हड़प्पा से जो स्लेटी पत्थर से निर्मित नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ भी मिला है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का
जो अंकन मिलता है इस सैंधव स्थल से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाई गया है। लोथल जो है आपका, लोथल की नगर निर्माण योजना के आधार पर ही इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। लोथल एवं सुरकोटेदा आपका सिंधु सभ्यता की बंदरगाह नगर थे, ठीक है, बंदरगाह नगर थे। लोथल देखेंगे, लोथल ने अनेक मकानों से जो वृत्ताकार, जो चतुर्थकार अग्नि स्थल पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता था, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चांदोदारों से मिले हैं। लोथल से देखेंगे तांबे के कारखाने का स्थल प्राप्त होता है। गेंडे की जो मृत मूर्ति लोथल से ही मिलती है। अश्व जो मृत मूर्तियाँ लोथल से ही मिलती हैं। लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटें से बनाया गया है। आइए आप धौलावीरा देख लेते हैं। धौलावीरा में देखेंगे सिंधु सभ्यता का प्राचीन सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर है धौलावीरा। इस स्थल से पालिशदार श्वेत पाषाण खंडन मिले हैं। धौलावीरा में देखें जल संरक्षण के लिए 16 जलाशयों का निर्माण किया गया है। इस नगर से देखेंगे नाम पट्टिका, आप देखें शिलापट मिला है, ठीक है। इस नगर से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है, स्टेडियम याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा ये है, कालीबंगा देखेंगे इसका काले रंग की चूड़िया, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। इस स्थल से देखेंगे ना अग्नि वेदिका भी मिली है, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। जो नकाशीदार जो ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। अन्य जो हड़प्पा जो स्थल है उसको देख लेते हैं। राखीगढ़ भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ठीक है। जब सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहा जाए, सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कहा जाए तो आपका मोहनजोदाड़ो हो गया। वहीं जब भारत में स्थित कहा जाए तो आपका राखीगढ़ हो गया, ठीक है। बनावली आपका हरियाणा से पक्की ईंटों से बनी हुई हल प्राप्ति होती है। घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य आपका सुरकोटिता से प्राप्त होता है। ये सारे आप देख लें PYQ आ चुके हैं, ठीक है। पूरन नामक सैंधव स्थल 2 विस्तृत स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सूती वस्त्र साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। चांद उतारों से वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। दाइमाबाद में देखेंगे एक बटन की आकृति मोहन पर सिंधु लिपि के चिन्ह मिले हुए हैं। बालाकोट और लोथल के समीप उद्योगों के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से आप देखेंगे कुत्ते, कालीबंगा से वृषभ की ताम्र मूर्तियां मिली हैं। फतेहाबाद देखेंगे, फतेहाबाद हरियाणा स्थित सैंधव स्थल कुणाल के 2 चांदी के मुकुट भी मिले हैं। कालीबंगा बनावली से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और हड़प्पीय जो स्थल है बनावली, इसमें रंगोई नदी पर स्थित है, ठीक है। बनावली से देखेंगे टेराकोटा हल मॉडल मिला है, ठीक है। कहाँ से? बनावली से। रंगपुर रोजदी उत्तर हड़प्पा के स्थल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता मूर्तियों का निर्माण आप देखेंगे मधुचिष्ट विधि यानी लॉस वैक्स टेक्निक्स, ठीक है, वैक्स है ये, ठीक है, वैक्स टेक्निक से की जाती थी, ठीक है। जैसे मूर्तियाँ क्या करी जाती थी, जैसे सपोज करिए कोई भी मूर्ति है ना, सपोज कि ये मूर्ति है, तो इसको क्या किया जाता था कि इसमें मोम लगा के सारे ढांचा तैयार किया जाता, फिर आग पर रख दिया जाता था। तो ये आपका जो वैक्स होता है ना, जैसे जो मोमबत्ती में होता है, वो आपका मेल्ट होकर नीचे आ जाता है, अब पूरी मूर्तियाँ बन जाती थी। लिपि देख लेते हैं। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। यह लिपि 1923 ईस्वी में पूर्णतः प्रकाश में आ गई। इस लिपि में देखेंगे 250 से 400 क्या है, पिक्टोग्राफ है, चित्र के अक्षर हैं। हड़प्पाई लिपि आपकी क्या है, भाव चित्रात्मक है, ठीक है, भाव चित्रात्मक है। हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है, ठीक है, वर्ण रूप से नहीं लिखे गए हैं, ये आपके चित्र बनाए गए हैं। यह लिपि आप देखेंगे दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना वैसे। लेखन कला को विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। नगर का नियोजक देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों, घरों और विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, घरों के लिए और नगरों के लिए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नागर में देखेंगे दुर्ग के बाहर एक उसमें निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकान में समानांतर लोग रहते थे, ठीक है। सैंधव सभ्यता के भवन 3 प्रकार के थे, जैसे निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के भवन 2 कमरों से क्या थे से लेकर बड़े महलों के आकार
के होते थे, भवनों की जो दरवाजे होते थे और खिड़कियाँ सड़कों की ओर न खुलकर बल्कि गलियों की ओर खुलते थे, ठीक है। और लोथल देखते हैं, लोथल नगर के भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, केवल लोथल के। सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकास प्रणाली हेतु सड़कों के नीचे क्या थी, मोरियां, आपके मैन होल बनी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें कृषि देख लेते हैं। कृषि, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे और सबसे पहले जो कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। और नोट में देख लेते हैं, कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र से हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे हिंडन, ठीक है, सॉरी सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ, ठीक है। कौन? यूनान के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे और फसल सिंचाई हेतु जो गबरबंदों, नालों के बांधों से घेरकर जलाशय बनाते थे। और सिंधु सभ्यता में नहर जो और नालों से सिंचाई नहीं होती थी, ठीक है। और लोथल जो रंगपुर, बालू तथा हुलास से धान, चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वहीं हम जब देखेंगे मोहनजोदाड़ो से सरसों, हड़प्पा से तिल और कुन्नासी से आप देखेंगे कोदो की उपज का प्रमाण प्राप्त होता है, ठीक है। और आपका रोजदी एवं अन्य सैंधव स्थल से मोटे अनाज की रागी, कोदो और सवा, ज्वार इत्यादि प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है। लोथल से आप देखेंगे बाजरे के दाने भी मिलते हैं, ठीक है। लोथल से आपको बाजरे के दाने भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता स्थल देखेंगे नवसारों से मसूर के दाने मिले हैं और मोहनजोदाड़ो से देखेंगे सिलबट्टा मिला हुआ है, ठीक है। लोथल से एक जो वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं, ठीक है। और सैंधववासी भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद, खजूर और ताड़ की शर्करा का प्रयोग करते थे, ठीक है। देख रहे हैं कितना इनोवेटिव काम था। मोहनजोदाड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता के विदेश व्यापार देख लेते हैं, कहाँ कहाँ जो विदेश व्यापार था, कहाँ से आती थी, जो आयातित जो वस्तुएं थी उसको देख लेते हैं। जो डामर था आपका, डामर जो बिटुमिन था, ये आपका बलूचिस्तान से, जो एलाबास्टर था आपका बलूचिस्तान से था, और सेल खड़ी आपका ये भी बलूचिस्तान से। चांदी आपका अफगानिस्तान, ईरान से। सोना आपका कर्नाटक, मैसूर। तांबा आपका खेतड़ी, राजस्थान। टीन आपका अफगानिस्तान, ईरान। शीशा आपका राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान हो जाता है। फिरोजा आपका फारस, अफगानिस्तान। और जेडाइट देख लेते हैं, ये आपका पामीर से। ये आपका लाजवर्द आपका बदस्खा से, ठीक है, बदस्खा से, ठीक है। और लाल रंग जो है ये आपका होर्मुज फारस से। शंख जो है आपका पश्चिमी भारत फारस से, ठीक है। संगमरमर आप देखेंगे राजस्थान से, ये आज भी प्रचलित है। जो ब्लड स्टोन है राजस्थान से। शंख शिव जो है लोथल और बालाकोट से। देवदार आप देखेंगे ये आपका हिमालय से। और शिलाजीत आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लोथल से जो सेल खड़ी की वृत्ताकार जो बटन जैसी मुद्रा मिलती है, ऐसी मुद्राएं आप देखेंगे बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से भी मिली है, ठीक है। और सूसा ईरान से आप देखेंगे सिंधु सभ्यता निर्मित एक मुद्रा, एक घनाकार बाट और हाथी दांत की गोटी रेखांकित मन के मिले हैं, ठीक है। और मेलुहा की पहचान जो सिंध अथवा सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदाड़ो से की जाती है, ठीक है। और दुलमुन ने देखेंगे बहरीन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरों नहरों वाला स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। किसको? बहरीन को, ठीक है, दिलमुन बहरीन को। जो मगन की पहचान है मकरान तट पाकिस्तान से की जाती है। किसको? मगन की। बाटों की जो तौल देखेंगे ना दोस्तों, जो बाटों की तौल का अनुपात था 1, 2, 4, फिर उसका स्क्वायर हो जाता था। 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। स्क्वायर नहीं होता है, मतलब उसका डबल हो जाता है, ठीक है। 32 हो जाता है, फिर 32 का आपका 64, फिर 160 हो जाता है। इस तरीके के बाटों का कई अनुपात में ये बांटे गए थे। तौल की जो इकाई थी संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने अनुपात में 16 की। जो आपके सिंधु स्थल से बाट बनाकर जो वर्तुलाकार, आपका बेलनाकार, जो शंखाकार, ढोलाकार मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के सीप का बना हुआ, लोथल के हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल मिला है, ठीक है। यही हम जब देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग क्या है, यातायात के लिए 2 पहियों, 4 पहियों, ठोस वाली बैलगाड़ी और अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। जब हम देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव का भी चित्र मिलता है। तो इससे पता लगता है कि उस समय लोग नाव से भी आया जाया करते थे, ठीक है। लोथल से मिट्टी की बनी खिलौने नाव मिली हैं और नाव साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु के लोग
आंतरिक और बाह्य व्यापार हेतु नाव का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपको पता होता है। देख रहे हैं, हिस्ट्री आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ठीक है, क्या हुआ है ना आपके पास्ट में, आपको हिस्ट्री से ही पता लग सकता है। ठीक है, और इसलिए आपको देखेंगे सोर्सेस बहुत जरूरी हो जाते हैं। कोई हिस्टोरियन हो गया, कौन हिस्टोरियन किस तरीके से आपका दिया है, साथ में कोई साक्ष्य हो गया। ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया। सिंधु सभ्यता अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक संगठन स्पष्ट नहीं था, संभवतः वह धनिक वर्ग के हाथों में था। स्टुअर्ट जो पिगट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा। किसको? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। इस समय स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ऐसा नहीं था केवल स्त्रियां पहनती थी, स्त्री पुरुष दोनों। गुजरात के वहीं आपका अभी तक चलता आ रहे हैं, तो आप देखेंगे ना, पुरुष भी पहनते हैं, चैन पहनते हैं ना, और अंगूठी पहनते हैं। ये सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं। ठीक है, गुजरात के प्रभास, पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के मानस पुत्र माने जाते हैं। सेंधववासी जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। ठीक है, दोनों भोजन करते थे। वहीं जब हम बात करेंगे कि चांद उदोड़ों की जो खोज थी उसमें लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। लिपस्टिक उस समय भी मिलता था। ठीक है, लोग लगाते थे। सेंधव आमोद प्रमोद के प्रेम थे। ठीक है, सेंधववासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे और पाशा इस समय का प्रमुख खेल था। ठीक है, पाशा। मोहनजोदाड़ो से मिट्टी तथा पत्थर के पाशे मिले थे। लोथल के पास आप देखेंगे खेलने के 2 बोर्ड भी मिले थे, और वहीं पासे खेलने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशुओं का शिकार करना और पशु पक्षियों के को आपस में लड़ाना। ठीक है, खेल कूद, नृत्य, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें साधन रहा करता था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो लोथल से देखें नाग का चित्र मॉडल प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। ठीक है, सिंधु काल में ही देखेंगे मांग में सिंदूर भरने का प्रथा प्रचलित थी, और आज भी देखेंगे मैरिज में ये आज भी एक प्रचलित है। ठीक है, हड़प्पा में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसकी समाधि R37 नाम से दिया गया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में मार्शल महोदय ने इस तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ठीक है, और वहीं जब देखेंगे आपका चांद उदाड़ो से सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष में मिल रहे हैं। और चांद उदड़ो एकमात्र सिंधु पुरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु स्थल मोहनजोदाड़ो से पुरोहित आवास मिला है। ठीक है, पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराते थे। दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गेंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा या स्थल से कुबड़दार ऊँट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटडा आप देखेंगे, कालीबंगा देखेंगे, लोथल से देखेंगे घोड़ों की जो मृड मूर्तियाँ और हड्डियाँ और जबड़े आदि प्राप्त हुए। मिस्र के साथ जो व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से पता चलता है। ठीक है, और सिंधु काल में देखेंगे सर्वाधिक मोहरें क्या थी? सेल खड़ी बनी थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के मृद भांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के जो पूरा स्थल से देखेंगे अग्निकुंड अवस्था यज्ञ वेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप जब देख लेंगे मोहनजोदाड़ो की जो जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। किसकी? मोहनजोदाड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। जैसे आदि देख लेंगे आप, ऑस्ट्रेलाइड हो गया, भूमध्य आपके सागरी हो गया, अल्पाइन हो गया और मंगोलाइड हो गया। और जो सिंधु सभ्यता की अत्यंती, ठीक है, अत्यंती आप देखेंगे संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी, जिसमें आप देखेंगे पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 विधियाँ प्रचलित थी, और समानतः उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने का प्रचलन भी था। सिंधु देखेंगे आप पूरा स्थल कालीबंगा के 1 और लोथल से 3 युग्म वाली समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको मिलता है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके संबंधित नगर नदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो आपका सिंध, ठीक है, हड़प्पा आपकी रापी हो जाती है, कालीबंगा घग्गर, ठीक है, लोथल आपका भोगावा, और आपका मांडा चेनाब, रोपड़ आपका सतलज हो जाता है, भगवानपुर आपका सरस्वती, भगवान सरस्वती याद रख लेंगे, भगवान से सरस्वती,
और आपका सुद का डेंगडोर आपका दासकरी वर्ग है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों का विद्वान जो अपना मत दिए उसमें देख लेते हैं क्या विनाश के क्या कारण रहे। आर्यों का आक्रमण बताया गया किसके द्वारा, मार्टिमर व्हीलर और आपका गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा। जलवायु परिवर्तन ये आप देखेंगे अमलानंदन घोष और आर.एल. स्टाइन ने। बाढ़ किसने बताया, मार्शल मैके और एस.आर. राव जी ने बताया। और भूतात्विक जो परिवर्तन था वो M.R. साहनी, H. आपका लैम्ब्रिक और G.F. डेल्स ने बताया। अदृश्य गाज कौन बताया, M. आप देखेंगे दिमित्रियेव ने बताया था। और महामारी किसने बताया, K.U.R. कैनेडी ने। ठीक है, धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। जो मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा और मातृ शक्ति की पूजा, पशुपति के रूप में देव उपासना, लिंग तथा योनि पूजा, पशु एवं नाग की पूजा, वृक्ष पूजा और जल की पूजा, मूर्ति का पूजा आदि सैंधव लोग करते थे। ठीक है, ये सारे ये पूजा किया जाता था। ठीक है, जिसमें प्राचीन और सबसे सर्वाधिक आप देखेंगे मातृ देवी की पूजा थी। ठीक है, सैंधववासी आप देखेंगे स्वास्तिक प्रतीक और पीपल वृक्ष की पूजा भी करते थे और वो आज भी है। ठीक है, स्वास्तिक आप देखते हैं घरों में बनाई जाती है ना, तो ये याद रखेंगे, ये स्वास्तिक यही हो जाता है। आई थिंक करेक्ट बनाया है मैंने। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ये तो मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इनके निकट संबंधी पौधे के जन्म और वृष्टि में रहा होगा। ठीक है, सिंधुवासी धरती को उर्वरता की देवी समझते हुए उनकी पूजा करते थे। ठीक है, आप देखेंगे पशुओं में देखेंगे कुबड़ वाला सांड की पूजा भी करते थे। कुबड़ वाला जो सांड था उसको पूजा किया जाता था। ठीक है, सैंधव वस्त्रों से आप देखेंगे किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, यानी जो मंदिर के अवशेष हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा, पूजा होती थी लेकिन मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं है कहीं भी। ठीक है, अनेक जो सैंधव ये आप देखेंगे ना लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अनेक सैंधव पुरास्थल से नारी जो मृण मूर्तियाँ मिली, जिसमें आप देखेंगे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, मैट्रियार्की था। ठीक है, मैट्रियार्की, पैट्रियार्की नहीं था, मैट्रियार्की। ठीक है, धार्मिक प्रतीक के जो चिन्ह थे उसको देख लेते हैं। जल की पवित्रता, सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान का महत्व है। ठीक है, और मातृ देवी आप देखेंगे देवी देवताओं के सबसे प्रमुख थी, इन्हें उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, पाषाण चक्र में देख लेते हैं। विद्वान ने इसकी पहचान योनि के रूप में की थी। शिव पशुपति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान थे और यौगिक का चित्र मिला है। इसमें 3 मुख थे। ठीक है, इनके 3 मुख थे, जिसे आप देखेंगे त्रिभुज पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया। ठीक है, लिंग योनि छोटे छोटे छिद्र युक्त शिवलिंग को सैंधववासी ताबीज के रूप में धारित करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पशु पक्षी के बारे में देख लेते हैं। पशुओं में गेंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, जो कुबड़दार बैल आदि की पूजा करते थे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि कौन से पशु का उल्लेख नहीं मिलता है, तो आप याद रखिएगा शेर का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपका पीवाई को आ चुका है। जो फक्ता का एक पवित्र पक्षी माना जाता है। ठीक है, वृक्षों में पीपल वृक्ष पवित्र माना जाता है। इसी में आप देखेंगे कि जो आपका गौतम भगवान बुद्ध हैं वो आपके पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्होंने जो इनलाइटमेंट पाया था, पीपल के पेड़ के नीचे ही पाया था। तो पवित्रता आज भी देखने को मिलती है, आज भी पीपल के पेड़ के पास। स्वास्तिक और चक्र इसकी पूजा सैंधववासी करते थे, जिन्हें पवित्र मानते थे और इनका जो संबंध है सूर्य उपासना से करते थे। ठीक है, नाग की पूजा, विभिन्न बर्तनों से प्राप्त सर्प के अंकन से नाग पूजा का महत्व पता चलता है। नाग की पूजा आज भी होती है दोस्तों। नाग पंचमी जो होता है ना, नाग पंचमी इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, वहीं से हम लोग वहीं से हम लोगों ने इस चीज़ को अपने जीवन में लेके आए हैं। ठीक है, अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदी देख लेते हैं। लोथल कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के से जो आप देख सकते हैं यज्ञ विधि का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर अनेक पशुओं की जली हड्डी आपको का प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने लगभग ये कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक, उसके बाद धीरे धीरे वैदिक के बाद लेटर वैदिक, ऐसे करते करते हम लोग आगे की तरफ, जैसे जैनिज्म हो गया, फिर बुद्धिज़्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक
1 घंटे 15 मिनट के आसपास हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये लेक्चर को रोकते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर आपको जल्द आएगा। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए जय हिंद।